देखिए बायोलॉजी का नोट। ओके, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज प्रश्नों और 6 नंबर चैप्टर जो पढ़ाए थे आप लोग बनाए थे प्रश्नों को। बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बन रहा था, सब बन गया। 2-4 को नहीं बना होगा क्योंकि सब तो हमसे भी नहीं बनता, उतना दिन पढ़ा रहे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा निश्चित तौर पर। आप क्लास अगर किए हुए हैं, 3 क्लास हुआ था, इसमें तीनों क्लास को अगर समझे थे तो 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं था। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं और एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, इस हिसाब से प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण, और स्वपोषी पोषण जो होता है मुख्य रूप से पेड़ पौधों में होता है, और पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण को कंप्लीट करवाने के लिए फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्वपोषी पोषण होगा कैसे? तो जब फोटोसिंथेसिस होगा। तो सवाल यही पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण का मतलब प्रकाश संश्लेषण से है। आगे बढ़ जाए ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण में जीव सरल और कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। सही है, यहां पर स्वपोषण है। स्वपोषण कैसे कंप्लीट होगा? फोटोसिंथेसिस के जरिए। किसके जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जल का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। ये दोनों क्या है दोस्तों? अकार्बनिक यौगिक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, लेकिन फिर भी इन्हें अकार्बनिक यौगिकों के श्रेणी में ही रखा जाता है। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आवश्यक रूप से क्या रहते हैं? कार्बन रहते हैं। तो यहां देखिए कार्बन है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बनिक यौगिक होनी चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों को कार्बनिक यौगिक नहीं कहकर अकार्बनिक यौगिक ही कहा जाता है। तो स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण में ये 2 मुख्य अकार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मोलिकुलर वेट बहुत कम है। मतलब ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सरल अकार्बनिक यौगिक है। अब इनका उपयोग करके बना दिया जाता है क्या? ग्लूकोज बना दिया जाता है। क्या बना जाता है? और ग्लूकोज अंत में पौधे में किसमें बदल जाते हैं? स्टार्च में जाकर संचित हो जाए, स्टार्च के रूप में पौधे के भिन्न भिन्न भागों में ये संचित हो जाते हैं भोजन। और स्टार्च एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि सीधा अर्थ ये हुआ दोस्तों कि स्वपोषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं,
जिनके दौरान वे अकार्बनिक यौगिक को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। स्वपोषण में पेड़ पौधे इन अकार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल करके उसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बनिक। तो पहला कथन क्या लग रहा, सही आपका? सही है जी, बिल्कुल सही है। स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं को या अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक के पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं। अब परपोषण में हम जो भोजन करते हैं वे पेड़ पौधों के उत्पाद होते हैं प्रायः, हालांकि जंतु के भी मांस का पोषण करते हैं जिनमें परपोषण होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भोजन जो होते हैं वे क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अंत में पचकर वे क्या बन जाते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक में। यानी स्वपोषण में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बनता है, लेकिन परपोषण में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बदलता है। अंतर यह है कि कॉम्प्लेक्स सिंपल में बदल जाता है। और इस तरह से आपका दोनों कथन क्या है, सही है। ध्यान दिए कि नहीं ध्यान दिए? स्वपोषण की प्रक्रिया में इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं, स्वपोषण में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं, अकार्बनिक कार्बनिक बनते हैं। जबकि परपोषण जिन जिन जीवों में होता है, खुद मानव में परपोषण होता है। परपोषण की प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइजेस्ट हो करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से दोनों ही कथन आपका क्या है, सही है। मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तो केवल और केवल किस रूप में, तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में, या कभी कभी तरल ना देकर द्रव दे सकता है, इसके लिए लिक्विड द्रव पदार्थ। तो जिनमें परपोषण होता है, जो परजीवी पोषण करते हैं जिनमें मृतजीवी होता है, तो ये लक्षण जो है ये पोषण प्रायः किन में होता है, सूक्ष्म जीवों में होता है, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, इन सब जीवों में ये पोषण होता है। और इन सब जीव जो है केवल तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। ठोस के रूप में भोजन केवल होलोजोइक न्यूट्रिशन जो करता है वही ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन परजीवी और मृतजीवी केवल तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? प्राणी संपोषण नहीं होता, होलोजोइक नहीं होता। किसमें? कवक में। कवक में मृतजीवी पोषण होता है। कैसा पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। फंगी में मृतजीवी पोषण होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल सही है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है। बिल्कुल होता है। और कीट भक्षी पौधा को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। कीट भक्षी पौधा जो होता है वे कीटों का भक्षण करते हैं कि नहीं करते? अगर वे कीटों का भक्षण कर रहे हैं तो उसे आप परजीवी कह सकते हैं, यानी कि वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये स्वपोषण से भिन्न है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। इसमें एक पौधा का नाम है अमरबेल। अमरबेल में एकदम सारे पत्ते पीले पीले टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल होता ही नहीं उसमें। वे दूसरे पौधे पर चढ़े हुए रहते हैं और दूसरे पौधे में अपने विशेष अंग के द्वारा उस पौधे के फ्लोएम में अपने विशेष अंग को घुसा करके और उससे भोजन ग्रहण करते रहते हैं। तो ये सही बात है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि परजीवी होते हैं, वे दूसरे पौधे पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। कीट भक्षी पौधा, अमरबेल, ऐसे ही कुछ गिने चुने पौधे हैं जो परजीवी हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं या कुछ हल्का सा करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कथन आपका क्या है? तो सही कौन है?
एक, केवल एक सही है। अवशोषक पोषण, ठीक है, अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल है। तो अवशोषक पोषण में मृतजीवी भी है और परजीवी है। मृतजीवी और परजीवी तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तरल के रूप में जो भोजन ग्रहण करता है वे भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। मृतजीवी और परजीवी पोषण अवशोषक पोषण भी कहलाता है, एब्जॉर्बटिक न्यूट्रिशन भी कहलाता है। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? कौन दूसरे जंतु पर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करता है? तो मधुमक्खी भी स्वतंत्र जीवी है, घूम फिरकर फूलों के मकरंद को इकट्ठा करते हैं या फूलों के रस को इकट्ठा करके उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य, अमीबा, ये सब स्वतंत्र जीवी है, यानी इनमें परपोषण तो होता है लेकिन ये परजीवी नहीं है। परजीवी समझ रहे हैं ना, जो दूसरे के शरीर पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता। और ये कौन है? जोंक है। और जोंक जो है वो एक बाह्य परजीवी है। जोंक क्या है? बाह्य परजीवी है। अधिकांश आप जानते हैं जीवाणु हो गया या विशेष प्रकार के अन्य सूक्ष्मजीव जो है, अन्य सूक्ष्मजीव जो है वे परजीवी जो होते हैं वे आंतरिक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक परजीवी, यानी कि वे शरीर के अंदर में रहकर परजीवी की तरह रहते हैं। लेकिन जोंक ऐसा है जो किसी जीव के शरीर के अंदर में नहीं, बाहर में ही चिपक जाते हैं और खून को चूसने लगते हैं। तो जोंक परजीवी है लेकिन जोंक आंतरिक परजीवी नहीं है सूक्ष्म जीवों के तरह, बल्कि जोंक एक बाह्य परजीवी है। जोंक क्या है? बाह्य परजीवी। यह जिन जीवों पर आश्रित रहता है उस जीव के शरीर के बाहर में चिपक जाता है। क्लियर हो गया? प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन पूछ रहा है। रिएक्शन आपको याद ही होगा, क्या डी होगा कि नहीं? यह चर्चित रिएक्शन है तो आपको याद ही होगा ये वाला। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है और सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज में जो एनर्जी है वह किस रूप में है? रासायनिक रूप में। ग्लूकोज एक रासायनिक पदार्थ है तो उसमें जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा ही है। ग्लूकोज में संचित ऊर्जा को आप कौन ऊर्जा कहिएगा? रासायनिक ऊर्जा कहिएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज में जो ऊर्जा संचित होता है वो एक रासायनिक ऊर्जा होगा। पहला कथन सही है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। बिल्कुल, ऐसी अभिक्रिया जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते। बिल्कुल सही है, यह भी कथन सही है। तीसरा कथन, प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। बिल्कुल, यह जीवों के शरीर में अर्थात सजीवों के शरीर में होता है तो इसे जीव रासायनिक क्रिया कहेंगे। और आप जानते ही हैं, पढ़ाए थे आपको कि प्रोफेसर ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण को जीव रासायनिक अभिक्रिया कहा है क्योंकि यह केवल सजीवों की कोशिका में होता है। किसी निर्जीवों के परमाणु के भीतर ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है, ये सजीवों की कोशिका में होता है। इसीलिए यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ जीव रासायनिक अभिक्रिया है। और इसका उल्लेख सबसे पहले यह बात सबसे पहले प्रोफेसर ब्लैकमैन ने की थी। और इस तरह से तीनों कथन सही है। उपर्युक्त में सभी, सही करिए, उपर्युक्त में सभी। क्लियर है ना? तो यह मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। मिस्टेक इसीलिए है कि क्लास आने वाला को फायदा पहले हो। अब जो नए आया है मार लेगा डी, रट लेगा। हाँ, क्या हाल होगा इसका पता है ना आपको? हाँ हाँ हाँ,
आइए दोस्तों, 10 नंबर होता है कभी कभी एक ऐसा होता है, अब जो क्लास भी नहीं किया है, बहुत ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उसको सिर्फ नोट चाहिए और उसके बाद वो रट के एकदम उसको कंप्लीट कर देगा, पूरा रट ये लेगा। तो उसी सब के लिए व्यवस्था है, रटोन तुम, ठीक है। आइए 10 नंबर, 10 नंबर प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक, प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य, अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश, ये तो लाल है, आपको याद ही होगा लाल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, प्रक्रम को इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो ये तो आपको याद ही हो गया, क्या? उपर्युक्त सभी। पहला नंबर का क्वेश्चन देखे थे ना, पहला नंबर क्वेश्चन कोई घुमा फिरा कर दिया है दोस्तों, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे, उच्चतर पौधे का मतलब क्या? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पढ़े थे 4 नंबर। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा को उच्चतर पौधे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को निम्नतर पौधे कहा जाता है। तो कितना प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? मात्र 1 से 2%। ध्यान दीजिएगा, ये 12% नहीं है, 1 से 2% है, 1 से 2%, बहुत कम। बाकी प्रकाश जो पड़ता है उसे क्या कर देते हैं? वे परावर्तित कर देते हैं, उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? उत्तर कूट की सहायता। प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है, बिल्कुल, इसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, तो पहला सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है, लेकिन शर्त है कि वह प्रकाश रेडिएशन के रूप में, यानी कि उस प्रकाश में रेडिएशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, उस प्रकाश में रेडिएशन एनर्जी होनी चाहिए। तो यह कथन गलत है, कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण संभव है, लेकिन कृत्रिम प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होगा भी तो उसकी दर बहुत ही कम होगी, अर्थात कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बहुत धीमी गति से होगा। और प्रकाश संश्लेषण बहुत धीमी गति से होने का मतलब है ग्लूकोज बहुत कम बनेगा, ठीक है। ठीक तरह से प्रकाश संश्लेषण, अपनी पूरी गति से प्रकाश संश्लेषण केवल प्राकृतिक प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में ही संभव है दोस्तों। तो यहां क्या करा सही ना, केवल 1। इस तरह के जो प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न आपको एनडीए, सीडीएस उन सारे एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन अब जो है कोई भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी का भी एग्जाम था, उसमें बहुत ऐसे प्रश्न थे, कथन थे। हाँ, अब होता क्या है कि प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है कि लोग इस तरह के प्रश्नों को करना नहीं चाहते हैं। अब देखिए कि आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, 6 नंबर हम पूरा डील कर चुके हैं, आपको ऐसे भी प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत होता है? नहीं होता है। तो मेन दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछे, आपसे बनेगा ही बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, बिल्कुल उत्पन्न होता है। ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हल्का सा जल भी उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल। आप देखे थे लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी भी बना था, NADPH2 बना था। तो यह सही है कि प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण होता है, और प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण लाइट रिएक्शन के दौरान होता है, यह बात भी याद रखना है, यह भी सही है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है, यह गलत है दोस्तों।
प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि किससे, जल से उत्पन्न होता है। और ऑक्सीजन भी एटीपी के तरह लाइट रिएक्शन के दौरान ही उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन जल से आते हैं, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। तो इस तरह से आपका सी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है, जल से मुक्त होता है। किस रिएक्शन के दौरान मुक्त होता है, लाइट रिएक्शन के दौरान। किस रिएक्शन के दौरान, लाइट रिएक्शन के दौरान मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक, लिमिटिंग फैक्टर किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। हम आपको प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताए थे। कई ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण के गति को धीमी कर सकता है और बढ़ा सकता है, यानी कि प्रभावित कर सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रक कारक या सीमांतक कारक या इंग्लिश में लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? लगभग 1%। प्रकाश भी 1 से 2% और जल भी 1 से 2% ही उपयोग होता है पौधे जितने प्राप्त करते हैं उसका। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? शैवालों के द्वारा। और ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पर 70% पर जल फैला हुआ है। और आप जानते हैं कि शैवाल एक जलीय पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? जलीय पौधे। थैलोपाइटा है ना जी, तो 70% भाग पर फैला हुआ है। और कुछ शैवाल दलदल वाले स्थल पर भी रहते हैं। तो इसका फैलाव, इसकी मात्रा हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों के द्वारा, या कभी कभी ऑप्शन में शैवाल न देकर थैलोफाइटा दे सकता है, वो भी। तो थैलोफाइटा कहिए, शैवाल कहिए, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तैयार करते हैं। अगला क्या? लाइकेन। लाइकेन में तो कवक भी रहते हैं। लाइकेन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस भाग में? घराना भाग में। प्रकाशीय प्रतिक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किस में होता है? डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में। ध्यान रखिएगा, लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल का जरूरी है। और क्लोरोफिल किस भाग में रहते हैं? घराना वाले भाग में रहते हैं। यही कारण है कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया घराना वाले भाग में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया ये आपको एस्ट्रोमा वाले भाग में, डार्क रिएक्शन हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता? तो ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में, इस प्रकाश संश्लेषण का ही सबसे बड़ा योगदान है कि प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलित रहता है। यानी हमेशा वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी बनी रहती है? 21% बनी रहती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंध प्रतिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन कब होता है? हाँ, डार्क रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? और जब तक यह पौधा मौजूद है तब तक डार्क रिएक्शन होते रहेगा। ध्यान रखिएगा, डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया का नाम डार्क या अप्रकाशीय इसलिए है कि इस रिएक्शन में प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो कंफ्यूजिंग ये हो जाता है कि नाम अंध प्रतिक्रिया है तो मतलब ये रात में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम अंध प्रतिक्रिया या डार्क रिएक्शन इसलिए है
क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए प्रकाश की कोई जरूरी नहीं है। तो जरूरी किसकी है? जरूरी NaDPH2 की है। NaDP बना रहेगा तो होगा दिन में भी और रात में भी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? जल से होती है। ये क्वेश्चन तो डबल बार हो गया, नहीं 2 बार हो गया है। कवकों में किस प्रकार का पोषण? अवशोषण। कवक में मृतजीवी पोषण होते हैं और मृतजीवी पोषण एक तरह का क्या है? अवशोषक पोषण है। मृतजीवी पोषण एक प्रकार का क्या है? अवशोषक पोषण है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होता है? तो ग्लूकोज का निर्माण डार्क रिएक्शन के दौरान होता है। और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? एस्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज डार्क रिएक्शन होने के बाद न बना था, यानी डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? एस्ट्रोमा में होता है। ग्लूकोज कहां बनेगा? एस्ट्रोमा में बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। सही है। अंगक मतलब ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल। अंगक मतलब क्या? हाँ, अब जानते हैं कि कोशिका के अंदर जो राइबोटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर है उसी को क्या कहते हैं? अंगक कहते हैं। तो उसी तरह कोशिका के अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? अंगक ही कहेंगे। चूंकि यहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसे आप प्रकाश संश्लेषण अंगक कह सकते हैं। और इसे इकाई कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट कहा जाता है। किसको? क्लोरोफिल को। कोई दिक्कत? तो यहां पर दोनों कथन आपका क्या है? सही है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक द्रव्य है, क्योंकि उसमें कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य का द्वितीय स्थान पर रहता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा लाल में और सबसे लाल के बाद दूसरा स्थान नीला प्रकाश का। सही है। पीला और हरा तरंगदैर्घ्य में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावी होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दोनों ही कथन क्या है? सबसे अधिक लाल में और सबसे कम हरा में। सबसे अधिक में दूसरा स्थान नीली में, सबसे कम में हरा के बाद किसका स्थान है? पीला का। प्रकाश संश्लेषण में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज मुक्त होता है, जल मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा होता है और विसरण विधि के द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस हम पहला चैप्टर सेल में बताए थे। याद है? भूल गए? बिल्कुल भूल गए होंगे, आज फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व का होना अनिवार्य है? मैग्नीशियम। जिस तरह हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा अति अनिवार्य पदार्थ है, ठीक उसी तरह क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम अति अनिवार्य पदार्थ है। इनके बिना क्लोरोफिल बन नहीं सकता है। कथन ए, कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है ढकना, ढका हुआ, हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। सही है, ये अनुभव भी किए होंगे आप। तो कथन ए में जो बात कही जा रही है वह बिल्कुल सही है। कारक आर हरित वर्णक
प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। ये भी सही है, यानी कि हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल के लिए तो मैग्नीशियम जरूरी है ही, लेकिन मैग्नीशियम केवल क्लोरोफिल नहीं बना सकता है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। और वे घास का जो ईंट पड़ा हुआ था, ईंट पड़े रहने के कारण वे सूर्य के प्रकाश से क्या हो गया, वंचित हो गया, इसीलिए क्या नहीं बन पाया, और इसीलिए वे उसको कौन सा रंग नहीं मिल पाया, हरा रंग नहीं मिल पाया। यानी कि आर भी सही है और कथन ए भी सही है, और कथन ए में जो बात की गई है उसका कारण क्या है, आर है कि आच्छादित भाग पीली प्रतीत हुआ। क्यों? तो ये सूर्य के प्रकाश से वंचित रहा, जिसके कारण क्या नहीं बन पाया। तो इसका आंसर होगा कथन ए, और कारण आर क्या है, और यहां कारक की जगह कारण होगा, नहीं, कारण आर क्या है, सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम यानी प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? कौन सा एक प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तम यानी फ्री ऊर्जा बनती है, बिल्कुल नहीं। प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा बनती है वे संचित होती है, यानी ग्लूकोज जो बनता है वे संचित होता है, मुक्त नहीं होता है, तो पहला नहीं होगा। प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, यानी कि 33 का जो सबसे सटीक आंसर है बी। प्राप्तम ऊर्जा का मतलब सूर्य के प्रकाश से है, और संचित ऊर्जा का मतलब किससे है, ग्लूकोज से है। किससे है? हालांकि संचित जो होता है भोजन वो स्टार्च के रूप में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो सबसे सही प्रोसेस है कि प्राप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। यहाँ स्थिति ऊर्जा का मतलब वो फिजिक्स वाला नहीं है, बल्कि स्टार्च जो संचित होता है उसकी बात की जा रही है। बाकी भोजन ऑक्सीकृत होता है, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन ली जाती है, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। निम्नलिखित में किसे पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, पत्ता को, क्योंकि लगभग 95% से भी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्तियों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O, ये कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इनमें से सभी से मिलकर बना है। क्या दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। तापमान में परिवर्तन होने से प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तापमान घट जाएगा, इससे कम हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण घट जाएगा। हालांकि तापमान इससे ज्यादा भी हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बिल्कुल ये गलत कथन है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, सही है केवल कौन, एक। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ये सब दोस्तों पिगमेंट है। जेंथोफिल केराटिनॉइड्स ये भी हरित लवक के भीतर ही होते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण में कोई मदद नहीं करते। अगला, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम मेल्विन कैल्विन के द्वारा किया गया था। इसीलिए डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइक्लिक भी कहा जाता है इनके नाम से, और इनके लिए नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्ति हुई।
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है, सर्वप्रथम तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा क्या होता है, उत्तेजन होता है। यानी सबसे पहला काम ये होता है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको समझने में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऑक्सीकरण अभी पढ़े नहीं है, वैसे ऑक्सीकरण का सीधा मतलब होता है, यानी कि सामान्य मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। तो आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। निम्न में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? मेल्विन केल्विन ने। निम्नलिखित में कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण में सीमाकारी नहीं है, यानी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में, तो ये किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है प्रकाश संश्लेषण को? नहीं कर सकता है। यही ऑक्सीजन सीमाकारी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, PgA है, जिसका निर्माण कार्बोक्सिलीकरण के दौरान हुआ था, डार्क रिएक्शन के दौरान हुआ था। क्लियर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, बाहर तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन ही निकलता है ना जी। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास मतलब बाहर निकलना एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवचूषण का मतलब एब्जॉर्ब, अवचूषण का मतलब एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? तो ये प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ये काम प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले होता है। CO2 का अवशोषण होता है कि? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि क्या? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप नीले एवं लाल क्षेत्र में होता है। सबसे ज्यादा लाल में, दूसरा स्थान किसका है? नीला का है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? ये तो हम देख चुके हैं, मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण यानी पहली बार क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा, देख रहे हैं एक ही प्रश्न 3 तरह से अब तक पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल, सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में, सबसे कम हरे रंग में। वैसे हरे रंग पौधे ग्रहण ही नहीं करते, हरे रंग को वे परावर्तित कर देते हैं। अब जो प्रकाश ग्रहण ही नहीं हो रहा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, रात में नहीं होता है। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि रात में डार्क रिएक्शन तो होता है, तो रात में डार्क रिएक्शन होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगा। बिना लाइट रिएक्शन का डार्क रिएक्शन होगा? और लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, और दिन का मतलब प्रकाश की उपस्थिति से है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह भी सही है। पूर्ण क्रियाविधि का मतलब हुआ लाइट और डार्क में कोई जरूरी है प्रकाश की, तो बिल्कुल यह भी कथन आपका क्या है, सही है। आंसर क्या होगा, सी होगा। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है, कोलोप्लास्ट है। कोलोफिल पदार्थ नहीं है, कोलोफिल क्या है, इकाई है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न में कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कोलोफिल कोलोफिल, तो हरे रंग का पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण करता है वह कोलोप्लास्ट है। कोलोप्लास्ट के ग्राना और एस्ट्रोमा मिलकर के कोलोप्लास्ट को कंप्लीट करवाती, प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट करवाता है। वहीं यहां पर पूछ देगा हरे रंग की इकाई जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, कोलोफिल हो जाएगा, तो मिस्टेक नहीं करना है। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा पृथ्वी ने पौधे के वृद्धि को मापा जाता है, पौधे के वृद्धि को मापा जाता है, पौधे का प्लांट ग्रोथ को। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित, प्रकाश संश्लेषण कहां तक है जी, चलिए प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन बनता है, बिल्कुल सही है। पत्तियों के अलावे पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल। जो भी भाग हरा है पौधे का उसमें कोलोप्लास्ट है, इसके कारण वो हरा है। और अगर कोलोप्लास्ट है हरे भागों में तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, यानी कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है, यानी कीटाहारी मतलब कीटों का भक्षण करने वाला होता है। तो कुछ वनस्पतियां कीट का भक्षण क्यों करते हैं, वे इसलिए करते हैं कि वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में, यानी ऐसे मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन की कमी है उनमें उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजन पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीटों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी कि कीट भक्षी पौधा ऐसे मिट्टी में उगेगा ही नहीं जिसमें नाइट्रोजन भरपूर है या नाइट्रोजन पर्याप्त है। वे केवल ऐसे मिट्टी में उगने के योग्य होते हैं और कीट भक्षी पौधा नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए ही करते हैं, अन्य कार्य नहीं करते हैं। क्या आवाज को देखिए, क्या फिर प्रॉब्लम हुआ। छायादार और अंधेरे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। एकमात्र कारण है कीटों का भक्षण करना। क्या बी हो गए सर। लार की प्रकृति होती है, क्षारीय होती है। चलिए, अब लगता है प्रकाश संश्लेषण का इलाका समाप्त हो गया है। पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्प्स या गलसुआ रोग पैरोटिड लार ग्रंथि को प्रभावित करती है, और पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। टाइलिन एंजाइम किस में मौजूद रहता है, लार में। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दो एंजाइम मौजूद रहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। लार कौन से एंजाइम उपस्थित रहते हैं, दोनों, टाइलिन भी रहता है और लाइसोजाइम भी रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है,
बिल्कुल टाइलिन एंजाइम के द्वारा। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, बिल्कुल टाइलिन एंजाइम जो पचा रहा था वह किसको, और स्टार्च एक प्रकार का क्या है, तो भोजन के जिस अवयव का पाचन सबसे पहले चालू होता है वे कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और सबसे अंत में वसा का पाचन शुरू होता है। तो यहां पर दोनों कथन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। पहला है लार भोजन के अम्लीयता को नष्ट कर उसे उदासीन बनाता है, बिल्कुल लार क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, वे भोजन के अम्लीयता को नष्ट करता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते, मंड को इंग्लिश में मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही है। भोजन में उपस्थित समस्त मंड यानी स्टार्च का पाचन मुखगुआ में ही हो जाता है, गलत है। मात्र कितना परसेंट, 30% का ही पाचन होता है, मुंह में ये बताए थे आपको। तो ये सी नंबर सरासर गलत है। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां। दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी, संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है, तो ये मज्जा गुहा में रहता है, पल्प कैविटी में, जो दांतों का सबसे भीतर का भाग है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम, तो कैनाइन और सबसे ज्यादा मोलर, सबसे कम कैनाइन और सबसे ज्यादा मोलर होते हैं। दांत के अधिकांश हिस्सा कौन तैयार करता है, दंतास्ति तैयार करता है, यानी डेंटाइन तैयार करता है, ठीक है, डेंटाइन। दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट के बने परत को क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। एनामेल के कारण ही दांत उजले प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दांतों का ऊपरी परत एनामेल होता है। एनामेल मानव शरीर का कठोरतम भाग है, बिल्कुल सही है। एनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है, बिल्कुल। एनामेल खुद कैल्शियम फॉस्फेट है, यानी कि वास्तविकता यह कि ये एक कैल्शियम फॉस्फेट है। एनामेल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन की आवश्यक है, बिल्कुल। हल्का फ्लोरीन चाहिए, नहीं तो फ्लोरीन की कमी हो जाएगा, फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा, दांत क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो उपर्युक्त में से सभी कथन क्या है आपका, सही है। दांतों के स्वस्थ विकास के लिए हल्की फ्लोरीन की मात्रा होना जरूरी है हमारे आहार में। फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस रोग होता है, जिसमें दांत ही प्रभावित होते हैं। जीभ में उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिकाएं नहीं होते हैं, किसमें, हाँ, जीभ के बीच में नहीं होता जी, एकदम बीच में होता है, फिलीफॉर्म, और इसमें कोई स्वाद कलिका। जीभ के अग्रभाग में कौन सी स्वाद ग्रहण, मीठा। अग्रभाग में क्या दोस्तों, मीठा, यहां पर मीठा, ठीक है, यहां पर भी क्या, मीठा, और यहां पर भी मीठा, ठीक है, और यहां पर खट्टा, सॉरी यहां पर नमकीन, यहां पर, अब बीच में। मनुष्य के मुख गुहा के बाद क्या होता है, ग्रसनी, फेरिंग्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ, मुख गुहा के बाद, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स का स्थान होता है। कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका क्या कारण है, इसका एकमात्र कारण है भोजन श्वास नली में क्या होता है, फंस जाता है। भोजन श्वास नली में क्या होता है, फंस जाता है, या ग्लोटिक्स को ठीक तरह से बंद नहीं करने के कारण कुछ कण ग्लोटिक्स के छिद्र में प्रवेश कर जाते हैं, और ग्लोटिक्स श्वास नली वाला ही छिद्र है। नहीं, ग्रास नली में भोजन नहीं अटकता है। जठर ग्रंथि कहां पाया जाता है,
अमाशय में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है। अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान है। हालांकि न्यून मात्रा में वसा का भी पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन पाचन का ही यह प्रमुख स्थान है। और कार्बोहाइड्रेट का जरा सा भी पाचन हमारे अमाशय में नहीं होता है। पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है किसमें? जठर रस में मौजूद रहता है, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद रहता है। और पेप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम, ये सभी ना सभी पाए जाते हैं। बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन भी होता है, रेनिन भी होता है। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि म्यूकस अमाशय के दीवारों को क्या रखते हैं? सूखत। जठर रस के साथ म्यूकस जो निकलता है, म्यूकस का एकमात्र प्रयोजन यही होता है कि पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमाशय की दीवारों को या अमाशय के भीतरी स्तर को सुरक्षित रखना। म्यूकस किसी भी तरह से भोजन पचाने में कोई योगदान नहीं देते हैं। पेप्सिन बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीओज में कन्वर्ट करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीओज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर पेप्टोन और प्रोटीओज का तो जिक्र कहीं पर क्या नहीं गया है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक है। लार का टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करने वाला एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन जठर रस के साथ निकलने वाला एंजाइम है। यह बात भी याद रखना है। प्रोटीन का पाचन उदर, उदर का मतलब यहां किससे है? एस्टोमैक से है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है, एस्टोमैक से प्रारंभ होता है, अमाशय से प्रारंभ होता है। खट्टा स्वाद तो कहां रहता है दोस्तों? पार्श्व भाग में, लेटरल। पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी रखते हैं कि नहीं? आए, डायस्टेज एंजाइम जो है अमाशय का, अमाशय के जठर रस के साथ ही होता है। ठीक है, इसको याद रखिए डायरेक्ट कि डायस्टेज एंजाइम हल्का सा गैस्ट्रिक जूस में ही पाया जाता है। पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो पेप्टिक अल्सर का संबंध अमाशय से है और ये HCl के प्रभाव के कारण होता है। और तब होता है जब व्यक्ति अनियमित तरीके से भोजन करता है या लंबे लंबे समय तक भूखे रहता है। निम्न में किस छिद्र के द्वारा भोजन ग्रास नली से जुड़ा होता है? ग्रसनी, कोमा डाल दीजिए, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो ये कौन है? गुलेट है। ग्रसनी श्वास नली से जुड़ा होता है, किससे? ग्लोटिक्स से। ग्लोटिक्स के द्वारा ग्रसनी श्वसन मार्ग से जुड़ा रहता है और ग्लोटिक्स के द्वारा ग्रसनी आहार नाल के अगले भाग आइसोफेगस यानी कि ग्रास नली से जुड़ा होता है। शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन? रेनिन। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? मनुष्य में अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर, मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। सही है। अमाशय प्रोटीन पाचक का प्रमुख स्थान होता है। सही है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है। सही है, लेकिन बहुत न्यून मात्रा में।
गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम निकला था हल्का, जो बसा को पा। अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लई के तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं, नहीं, जिसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और यही इस तरह से यही क्या है आपका गलत है दोस्तों, कोई दिक्कत। अमाशय खुलता है, अमाशय छोटी आंत के अग्रभाग ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम को हिंदी में क्या कहते हैं, गरानी, यही ना खुलता है दोस्तों, या गरानी ना देकर सीधे छोटी आंत दे दे तो वो भी सही है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, पेप्सिन जी, और डायस्टेज भी पढ़े थे हम लोग। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, बिल्कुल सही है। भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, सही है। एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल, और इसका मतलब ही हुआ कि यह भोजन को कंप्लीट नहीं पचाता है, आंशिक रूप से ही पचाता है। कंप्लीट पाचन तो छोटी आंत में ही होगा, तो यह सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता, बिल्कुल सही है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज रहता है। लाइपेज एमाइलेज पढ़े थे, जठर में था। यह कथन क्या है, गलत नहीं पूछ रहा है, हाँ सही नहीं है तो कौन गलत है। तो अमाशय के जो जठर रस में है उसमें लाइपेज नहीं था, लाइपेज पेनक्रियाटिक जूस में था, एमाइलेज भी पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद था। जठर रस में मौजूद रहता है नहीं, जठर रस में पेप्सिन मौजूद रहता है, गैस्ट्रिक लाइपेज मौजूद रहता है, ठीक है। तो यह कथन आपका क्या है, गलत है। जठर के खाली होने की दर खाद्य प्रकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। जब कभी आप ज्यादा खाना खाइएगा ठूस ठूस कर तो जठर रस ज्यादा निकलता है, अधिकतम 3 लीटर एक दिन में निकल जाता है। लेकिन ये नहीं कि सब दिन 3 लीटर निकलेगा, जिस दिन भोजन कम करिएगा तो कम जठर रस निकलेगा, ठीक है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत, अब 12 दांत केवल एक बार। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के क्या हैं, उत्प्रेरक। अजीब रासायनिक क्रिया वे हैं जो जीवों को जिंदा बनाए रखने के लिए जरूरी है, जैसे श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है, पाचन एक जीव रासायनिक क्रिया है, उत्सर्जन एक जीव रासायनिक क्रिया है। और ये सारे क्रिया एंजाइम का, इन सारे क्रियाओं को कंप्लीट करवाने के लिए एंजाइम का होना जरूरी है। एंजाइम के बिना कोई भी सजीव जिंदा नहीं रह सकता है। अपवाद सिर्फ वायरस है जिसमें कोई एंजाइम, बाकी सभी सजीव, पेड़ पौधे, जंतु सभी में एंजाइम होते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता है, हाँ खास शब्द का जिक्र कर दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा। हालांकि पचाने के लिए पानी की भी जरूरत है, लेकिन किसकी खास आवश्यकता है, तो एंजाइम की। दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है, रेनिन है। दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। मनुष्य का पाचन नली 32 फीट लंबा होता है। पाचन नली कितना फीट, यानी मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत के रेक्टम तक की जो नली होती है वह 32 फीट होता है। आहार नाल की लंबाई मीटर में 8 से, अब फीट में 32, मीटर में 8 से 10, अब फीट में 32। निम्नलिखित में कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, हाँ पित्तवाहिनी है जी, नहीं। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका हम पढ़ाए थे, म्यूकस, जाइमोजेन और पैराइटल सेल। पैराइटल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अम्लजन कोशिका। तो जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, या उनमें 3 कोशिकाएं हैं। तो मूल पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी का संबंध लीवर से है, पित्ताशय से है, न कि जठर ग्रंथि से है। निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता, पित्त मौजूद रहता है। पित्तो
आपको ड्यूडेनम वाले में भाग में पित्ताशय से निकलकर पहुंचता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो ये कौन सी रचना है? एपिग्लोटिक्स है, जो पानी और भोजन जैसे ही पहुंचता है मुख गुहा के अंतिम भाग में तो एपिग्लोटिक्स श्वसन वाला छिद्र ग्लोटिक्स को क्या कर देता है? बंद कर देता है। मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है और यह केवल कौन है? हाइड्रो, इसके अलावे कोई और अम्ल उत्पन्न नहीं होता है, तो एक्स यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आमाशय के भीतरी दीवार पर सल्काव एपिथेलियम होता है, स्तंभाकार होता है। स्तंभाकार कौन सा दोस्तों? स्तंभाकार, ठीक है, या इंग्लिश में कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर एपिथेलियम के बारे में टिश्यू नामक चैप्टर में, यानी दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। यही उत्तक आमाशय के भीतरी दीवारों में धंस करके जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत को क्या कहते हैं? दंत प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लाक। तो पारिभाषिक शब्द है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। आमाशय के दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? अम्लीय स्राव। या अम्लीय स्राव न देकर कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे सकता है, तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोशिका के किस भाग में सजीवों, कोशिका का क्वेश्चन कहां से आ गया है? कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं? जीव द्रव में, प्रोटोप्लाज्म में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है, और इस तरह से हमारे दोनों कथन सरासर सही है। यकृत तथा अग्न्याशय की नली आहार नाल के किस भाग में खुलती है? छोटी आंत के किस भाग में? ड्यूडेनम में, ग्रहणी में, ठीक है। यकृत और अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज की नली छोटी आंत के अग्रभाग ड्यूडेनम में आकर खुलता है। जेजुनम किसका अंग है? छोटी आंत का। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। जेजुनम मध्य भाग है। जेजुनम कौन सा भाग है? मध्य भाग है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? कोलन। कोलन बड़ी आंत का प्रथम भाग है। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत, और यकृत एक कैसी ग्रंथि है? बायस्रावी ग्रंथि। बायस्रावी ग्रंथि, ठीक है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। जिस ग्रंथि में नली होती है ना, उसे बायस्रावी कहते हैं। लीवर का देखे थे डायग्राम, नली होता है, नली से वो जुड़ा रहता है ड्यूडेनम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। सही है। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। दोनों कथन क्या है? यानी पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, लेकिन जमा कहां होता है? पित्ताशय में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? हाँ, पित्त रस के भी द्वारा होता है। अग्न्याशी सक्सस इंटेरिकस इलियम वाले भाग से निकलने वाला तरल पदार्थ है। इनमें से सभी। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत। 8 मीटर से 10 मीटर वाले आहार नाल में अकेले छोटे आंत ही 6 मीटर का होता है। तो ये सबसे बड़ा भाग है आहार नाल का। और छोटी आंत
न सबसे बड़ा भाग है आहार नाल का, बल्कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग छोटी आंत ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? छोटी आंत है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग की पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत पर होता है दोस्तों। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम नहीं, पूरा का पूरा अवशोषण कहां होता है? हाँ, पाचन की प्रक्रिया हर जगह होती है, लेकिन अवशोषण की प्रक्रिया तो केवल और केवल छोटी आंत में ही होती है, वो भी केवल और केवल छोटी आंत के इलियम वाले भागों में होती है। निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? एमाइलेज, लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और न्यूक्लियज न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाला एंजाइम है। निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? लाइपेज, पित्त वसा को पचाता है लेकिन पित्त एंजाइम नहीं है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। टाइलिन स्टार्च को पचाने वाला यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है। निम्नलिखित में कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? लाइपेज। लाइपेज जो है दोस्तों वसा पचाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन पोचिन को पचाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पेप्सिन प्रोटीन को अम्लीय माध्यम में पचाएगा, लेकिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में पचाएगा। यानी पेप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाने के लिए क्षमता नहीं है इसके पास। ग्लिसन्स कैप्सूल यकृत में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जो पित्त बनाने में अपना योगदान देते हैं। लोहा पाया जाता है यकृत, मछली, मांस सब में लोहा पाया जाता है। तो सबको खाइए आराम से। लीवर का मतलब कलेजी, कलेजी, ठीक है, आम बोलचाल के भाषा हम कहते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि, ब्रूनर्स ग्रंथि आहार नाल के छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनम वाले भाग में होते हैं, ठीक है। ब्रूनर्स ग्रंथि छोटी आंत के अग्रभाग यानी ग्रहणी में होता है। छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है? पित्तरस, ये नाहर रस, पित्तरस, पित्तरस। पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या है? पित्तरस का दो प्रमुख कार्य हम बताए थे। भोजन की अम्लता को नष्ट करके उसे, अब वसा का ए बी दोनों, दो ही काम है पित्त का। पित्त रस में उपस्थित बिलिवर्डिन तथा बिलिरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं? तो हीमोग्लोबिन। आपको बताए थे कि आरबीसी 120 दिन के बाद मृत हो जाते हैं और मृत आरबीसी का हीमोग्लोबिन निकाल करके उसको बनाया जाता है पित्त वर्णक में। और ये बिलिवर्डिन बिलिरुबिन पित्त वाला ही वर्णक है, पित्त वाला ही पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन के सहायता से लीवर बनाता है। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती है? जठर रस, ठीक है, जठर रस अम्लीय होता है, बाकी आंतरस, पीतरस, अग्न्यासी रस सब क्षारीय होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कौन अग्न्यासी रस में पाए जाते हैं? तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पाए जाते हैं अग्न्यासी रस में, लाइपेज पाए जाते हैं। अब माल्टेज सक्सेस इंटेरिकस में पाया जाता था। माल्टेज छोटी आंत वाला एंजाइम है, इन्वर्टेज भी छोटी आंत वाला एंजाइम है। यानी अग्न्यासी रस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और लाइपेज होता था। लाइपेज वसा को पचाता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को पचाता है। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसको पचाने वाला एंजाइम है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। नाम ऐसा ही कि लगेगा कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है। कथन
ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, यकृत पित्तरस का निर्माण करता है और पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है, तब जाकर हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला बिल्कुल सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यकृत एंजाइम उत्पन्न किया था? नहीं, यकृत वसा को पाचन में सहायता करता है, लेकिन सहायता पित्तरस बनाकर करता है। अब पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता दोस्तों। यह कथन सरासर क्या है? ये सही है लेकिन आर गलत है। यकृत वसा को पचाने में मदद करते हैं। कैसे? पित्तरस का निर्माण कर, लेकिन वे कोई एंजाइम नहीं बनाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण मतलब एब्जॉर्ब करता है? लीवर। इसीलिए जहर देकर मारे गए व्यक्ति का जहर का परमाणु कहाँ मिलेगा? लीवर में ही मिलता, वहीं पर सारा जहर जमा रहता है। ठीक है, कोई जहर खा के मरा है, पोस्टमार्टम में डायरेक्ट लीवर पर अटैक मारता है डॉक्टर। ठीक है, पता करता है कौन सा जहर कब दिया गया है। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखता है? आंत में जगह न है, जमा रखने के लिए जगह चाहिए ना। आग्नेयाशय बेचारा एंजाइम बनाने में मस्त है, अमाशय में भोजने भरा रहता है। आंत जो है भोजन पचाने अवशोषण करने से ही फ्री नहीं होता है, तो जगह बेचारा कहाँ खाली है? लीवर में खाली है, यहीं जमा होगा। वैसे भी जानिए, जमा वाला चीज पूछ दे ना तो डायरेक्ट आंसर क्या मारिए? कभी पूरा विटामिन ए कहाँ जमा रहता है, लोहा कहाँ जमा रहता है, तो जमा वहीं रहेगा जहाँ जगह खाली रहेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा खाली जगह लीवर में ही होता है। इसको गोदाम कहा जाता है बॉडी का। निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलता है? ये काम कौन करता है? हाँ, हम जो प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन का जब अंतिम रूप से उपयोग कर लेते हैं तब क्या बनता है? जैसे पेट्रोल जल जाता है, धुआं बनता है जी, वैसे प्रोटीन आपके शरीर में यूज हो जाएगा तो अमोनिया निकलेगा। अमोनिया बड़ी खतरनाक है। क्यों है? ये बायोलॉजी के 10वां नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। 136। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हंसते काहे हैं? 10 नंबर चैप्टर तो आइए है क्या? खुद से जाकर भी एक बार पढ़ लेना है। और इतना पावरफुल नोट्स है मेरा बायोलॉजी का कि हल्का सा लोग अपने से भी फट सकता है, कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब इस तरह से लिखे हैं कि समझने में आसानी हो जाए। अन्य बुक जो आप पढ़ते होंगे, चाहे लुसेंट या कोई और बुक जो साइंस का चल रहा है, उसके तुलना में भाषा मेरा आसान है और विस्तारित है, ताकि लाइन पढ़ के आप समझ जाए वास्तव में हो क्या रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। सही है, सही है, यही सही है। ठीक है, यूरिया रक्त में उत्पन्न नहीं होता है, यूरिया स्टार्च के पाचन से उत्पन्न नहीं होता है, यूरिया प्रोटीन के पाचन से उत्पन्न होता है। यूरिया फेफड़ा और होगा या और वृक्क में उत्पन्न होता है? बिल्कुल नहीं। यकृत का भार कितना? 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का कार्य है विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थों में रूपांतरित करना। बिल्कुल। वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखना, सभी कार्य है लीवर का, सभी कार्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पैनक्रियाज है। ठीक है, पहले लाइन क्लियर कर रहा है किसके बारे में बात की जा रही है। इसका रस एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से स्रावित होता तथा क्षारीय होता। बिल्कुल। अग्न्याशय में विशेष प्रकार की कोशिका का नाम एसिनर कोशिका है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस बनता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बिल्कुल। अग्न्याशी रस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबका पचाने वाला एंजाइम रहता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं? उपर्युक्त विशिष्ट गुण अग्न्याशय के हैं। निम्नलिखित में
किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? अभी तुरंत देखे, अग्न्याशय का। क्यों कहा जाता है इस बात को आप समझे कि नहीं? क्योंकि अग्न्याशी रस में भोजन के सभी अवयव को पचाने वाला एंजाइम मौजूद है, इसीलिए उसे पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के छोटी आंत में होता है। संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत के। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। अवशोषण छोटी आंत के ड्यूडेनम और जेजुनम वाले भागों में बिल्कुल नहीं होता है। 100% भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम वाले भागों में ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? इलियम वाले भाग में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद भिलाई द्वारा होता है। बिल्कुल, भिलाई छोटी आंत के इलियम वाले भागों के कोशिका में उंगलियों के समान निकली हुई संरचना होती है। ठीक है, यानी भिलाई जो निकलते हैं वे कोशिका के कोशिका झिल्ली से निकलते हैं। पहला सही। अवशोषित भोजन भिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं से रक्त में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही है। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। हाँ, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के समस्त भागों में वितरित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों कथन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट, वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है? वसा ही नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ का पाचन, भोजन के सभी अवयवों का पाचन कहां पूर्ण होता है? छोटी आंत में पूर्ण होता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज नामक सरल शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता। बिल्कुल सही है। वसा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता। बिल्कुल, बसीय मतलब फैटी एसिड। प्रोटीन अमीनो अम्ल में। बिल्कुल, इनमें से सभी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता। बिल्कुल सही है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम स्राव नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का जरा सा भी पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत सिर्फ भोजन को, अपच भोजन को स्टोर करने वाला अंग है, वो भी कुछ समय के लिए स्टोर करता है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता। बिल्कुल। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है। गलत। बड़ी आंत की जो नली होती है उसका व्यास छोटी आंत के नली से ज्यादा होता है। बाकी छोटी आंत तो बड़ी आंत की तुलना में कई गुना ज्यादा लंबी होता है। सीकब तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। और अवशेषी अंग होते हैं जो अंग हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन यानी बाहर निकलना, निर्मोचन हो। सही है, बाहर निकलता है हाइड्रोक्लोरिक। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। बिल्कुल सही है। बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है, जल का नहीं। ये गलत है। कोलन में जल का ही अवशोषण होता है, भोजन का नहीं होता है। तो ये कथन गलत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। तो बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण बिल्कुल नहीं होता है। मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहते हैं? ठोस पदार्थ। क्योंकि जल तो सारा कौन अवशोषित कर लेता है? कोलन अवशोषित कर लेता है, तो ठोस पदार्थ रहता है। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के कोलन वाले भाग में होते हैं। किस भाग में होते हैं? हाँ। कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन। इंटेरोगेस्ट्रोन जो है अमाशय को जठर रस कम स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब इंटेरोगेस्ट्रोन गैस्ट्रिन हार्मोन के प्रभाव को कम करता है। सेक्रेटिन अग्न्याशय को
अग्न्याशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। 4 हार्मोन भी बताए थे। मानव शरीर में क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही हासमान क्रम है? हास क्रम मतलब घटते क्रम है। घटते क्रम में तो सबसे बड़ा होता है इलियम। इलियम को हिंदी में शेषरांत कहते हैं। इलियम से छोटा होता है जेजुनम। जेजुनम को क्या कहते हैं? मध्यांत कहते हैं। और सबसे छोटा होता है ड्यूडेनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हिंदी में नहीं समझ रहे इंग्लिश में लिख लीजिए। सबसे बड़ा भाग, सबसे छोटा भाग, अब मध्य भाग जेजुनम। तो यही ना है आसमान क्रम। क्लियर है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद भोजन क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। मनुष्य रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में। कहने का मतलब स्टार्च जो है किस में बदलता है? माल्टोज में। स्टार्च किस में बदलता है? और माल्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। और स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कैसा होता है? स्वादहीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो हम जो अनाज खाते हैं, खासकर रोटी चावल, ठीक है, अन्य कोई किसी भी अनाज का रोटी, उनमें स्टार्च होता है और स्टार्च एक स्वादहीन कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब हम मुंह में उसको चबाते हैं तो लार का टाइलिम एंजाइम उस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज एक मीठा यानी मीठे स्वाद वाला कार्बोहाइड्रेट, यानी रोटी चबाने के कुछ देर के बाद उसे क्या लगेगा आपको? मीठा लगेगा। ठीक है। आलू में भी क्या होता है? स्टार्च। कुछ आलू भी देखे होंगे खास तरह से मीठे लगने लगते हैं, वो इसी माल्टोज में बदल जाने के कारण। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो पित्त का संचय नहीं हो पाएगा। अब पित्त का संचय नहीं हो पाएगा तो वसा का पैसीकरण, अब वसा का पैसीकरण नहीं होगा तो वसा नहीं पचेगा। अब पित्ताशय नहीं रहेगा तो क्या यकृत पित्त नहीं बनाएगा? बनाएगा, लेकिन वे पूरे शरीर में फैलते जाएगा, वो जमा नहीं होगा। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम, यहां गड़बड़ी क्या होगा? माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज। माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज आंतरस इंटेस्टाइन जूस, जिसको सक्सस इंटेरिकस कहते हैं, उसमें पाया जाता है। थोड़ा सा यहां मिस्टेक है। माल्टोज की जगह माल्टेज होगा, सुक्रोज की जगह सुक्रेज होगा, लैक्टेज की जगह लैक्टेज होगा। मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? स्टेप्सिन एंजाइम पायसीकृत वसा का ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही है। एमिलोप्सिन नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। यह भी सही है। स्टेप्सिन तथा एमिलोप्सिन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहता नहीं, यह रहता है दोस्तों अग्न्याशी रस में। यह किस रस में मौजूद रहता है? अग्न्याशी रस में। यह क्वेश्चन तो नहीं बना होगा, नहीं बना होगा, इसको बारे में पढ़ा ही नहीं थे। तो दोस्तों कुछ ऐसा टॉपिक है जो काफी हाई लेवल हो जाते हैं, जिसको डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन प्रश्न तो आप बना ही सकते हैं दोस्तों। अब यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, छूटेगा। तो स्टेप्सिन तथा एमिलोप्सिन एंजाइम जो है पेनक्रियाटिक जूस में होता है, जठर रस में नहीं होता है। और इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कार्य नहीं है। मृत और क्षय ये कार्य, खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के अधिक का अवशोषण, ये यकृत का कार्य। हमारे शरीर के भीतर जल का अवशोषण केवल 2 जगह, एक किडनी में और दूसरा बड़ी आंत के कोलन में। इन 2 जगह के अतिरिक्त कहीं पर भी जल का अवशोषण नहीं होता है। लीवर में जल का अवशोषण नहीं होता है। शरीर के अंदर जल का अवशोषण, शरीर के अंदर जल का उपयोग हर जगह होता है और जल का बहुत महत्व है। आदमी ब्लड के कमी अगर हो गया तो वह जिंदा रह सकता है,
लेकिन पानी का कमी होने से क्षण भर में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पानी का उपयोग शरीर के अंदर हर जगह हर वक्त होता है, और पानी का अवशोषण केवल दो जगह होता है। एक बड़ी आंत के कोलन में आप देखे थे, और एक किडनी में होता है जल का अवशोषण, और किडनी जल को अवशोषित करके मूत्र का निर्माण करते हैं। मानव के समान अमीबा में प्राणी संपोषण होता है। अमीबा भोजन को ग्रहण करते हैं कूटपाद, सीडोपोडिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं, इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं, और सीडोपोडिया में पी साइलेंट रहता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? भोजन रसधानी में होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा ही नहीं, जिन एक कोशिकीय जीवों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो आपको बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन होगा ही होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन डाइजेशन के बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो कुछ एक कोशिकीय जीव जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उन एक कोशिकीय जीवों में डाइजेशन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर मौजूद वैक्यूल यानी कि रसधानी में होता है। चूंकि एक कोशिकीय जीवों के रसधानी में भोजन पचते तो उसे भोजन रसधानी कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्गन कोशिका मुख के द्वारा होता है, कोशिका मुख के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय जिस तत्व का रहना आवश्यक है वह कौन है? मैग्नीज है। अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? देख लेते हैं। पित्ताशय पित्त परिवहन का कार्य करता है? नहीं, पित्ताशय पित्त जमा रखने का कार्य करता है। और इस तरह से ए अब आपका आंसर होने वाला नहीं है। बी का चेक करते हैं। पित्ताशय पित्त संग्रहण करता है? बिल्कुल। लीवर पित्त की उत्पत्ति करता है? बिल्कुल। पाचक ग्रंथि इंसुलिन की उत्पत्ति करता है? बिल्कुल। एक पाचक ग्रंथि है दोस्तों अग्न्याशय, जो हम पढ़ा चुके हैं, और अग्न्याशय हार्मोन भी उत्पन्न करता है, और अग्न्याशय से ही इंसुलिन हार्मोन की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए यह आपका क्या है? सही है। पित्तवाहिका पित्त परिवहन का कार्य करता है? बिल्कुल। पित्तवाहिका वाइल डक्ट, इसका कौम ये नली का नाम है, जिससे पित्त परिवहन होकर के छोटी आंत में पहुंचते। इसी तरह बी जो है सारे के सारे सही रूप से मेल खाते हैं। हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 165 क्वेश्चन है, 164 है, 65 है, अरे हल्ला मत। तो 165 प्रश्न है। अब एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा इस चैप्टर से, श्योर रहिए इसी 165 में कोई एक आएगा। अब कोई फालतू किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा प्रश्न आपका एक जगह है। लुसेंट का भी प्रश्न एक जगह है, घटना चक्र का भी प्रश्न एक जगह है। मार्केट में जितना किताब मिला हमको सारे प्रश्न जगह कर दिए, ठीक है। और अब अगले क्लास में हम 7 नंबर की शुरुआत करेंगे, और 1 से 6 तक जितने भी प्रश्न है सबको याद हो गया है ना? याद नहीं हुआ तो कल मौका है, कल याद कर लीजिएगा दोस्तों। किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना है कि नहीं भी याद करके कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है। जब तक याद नहीं होगा तब तक नौकरी संभव नहीं है, ठीक है। तो और आपको देख रहे हैं याद आपको आसानी से हो, इसके लिए प्रश्न भी हम क्लास में करवाते हैं, ठीक है। इसलिए कई लड़का ऐसे भी कहता है कि बायोलॉजी चले रहते रहेगा 1 साल तक। 1 साल तक बायोलॉजी नहीं चलता। बायोलॉजी जिस दिन खत्म होगा ना 100% खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतने पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन पर भी इसलिए डिस्कस करते हैं कि ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलिए नेक्स्ट क्लास में 7 नंबर चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है क्या? लाइए ऑनलाइन वाले को देख लेते हैं के लिए क्या है। निम्नलिखित पोषक में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक है? ये कैल्शियम है।
हाँ ठीक, ओके। ग्रुप डी का डेट आ गया है सर, प्लीज बायोलॉजी का स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? स्पीड बढ़ाने से अच्छा है कि आप नोट्स जो है ना उसी को पढ़ लीजिए। और हमको नहीं लगता नोट्स इस प्रकार से डेवलप कि कोई से पढ़ नहीं सकता है अपने से, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप नोट्स के जैसे अभी हम 7 नंबर, आप 8, 9, 10 खुद से जाकर पढ़िए। चलिए, पूजा यादव, रोहित कुमार, आशुतोष आर्या, 162। 162 में क्या दिक्कत है? 162 निकालिएगा तो 162। अमीबा में भोजन का पाचन, ठीक है, एकदम भोजन रसदानी में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं दोस्तों। स्लो स्पीड पढ़ाने वाला का मार्केट में कमी है। 300 रुपया में बायोलॉजी 1.5 महीना में समाप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाने का यही स्पीड है। अब इससे ज्यादा स्पीड करेंगे सब समझ नहीं पाएगा क्या। 28 नंबर, 28 एक बार निकालिए तो 28। बिल्कुल सही है। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक और नीली तरंगदैर्घ्य का दूसरा स्थान है। पीली में सबसे कम और सबसे कम हरी में, हरी से ज्यादा पीली में। दोनों कथन यहां पर सही है 28 में, ठीक है। चलिए, एक है प्रीतम कुमार, 124 निकालिए। 1 मिनट ऑनलाइन वाले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, बैठिए दे लेते। ग्लिसन कैप्सूल्स यकृत में पाया जाता है दोस्तों, और यह पित्त रस बनाने में अपना योगदान देता है।